और अब खबरें विस्तार से। यूपी के हरदोई में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक में तोड़फोड़ करने के बाद आग लगा दी। बाद में मौके पर पहुंच पुलिस ने ग्रामीणों को खदेड़ा और धू कर जल रहे ट्रक को दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया। और तस्वीरें भी बर्निंग ट्रक की आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो जाती है। लेकिन तब तक आपको बता दें, हालांकि बाद में दमकल कर्मियों ने आग को बुझाया, लेकिन तब तक ट्रक जलकर खाक हो चुका था। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। ये मामला कोतवाली संडीला इलाके का है और बर्निंग ट्रक की तस्वीरें आपने देखी और ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत हुई है। नाराज लोगों ने वहां पर ट्रक में आग लगा दी। रोड पे ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें इनको बहुत गंभीर चोट आई। इनको सीएससी अस्पताल ले जाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के विरोध में कुछ उपद्रवी तत्वों ने जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था उसमें आग लगाया है, जिसको फायर ब्रिगेड बुला के तत्काल उस पर काबू कर लिया गया है। ये जो उपद्रव करने वाले लोग हैं ये भी चिन्हित हो गए हैं, इनके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है और एक्सीडेंट की जो घटना हुई है उसके संबंध में FIR दर्ज की जा रही है। और अब दूसरी खबर भी यूपी के रामपुर से है, जहां पर चलती कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। कार सवार 2 युवकों ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल ने आग पर काबू पाया और बर्निंग कार की तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गनीमत ये रही कि किसी तरह की जनहानि यहां पर नहीं हुई और समय पर रहते हुए दोनों युवकों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। दमकल ने आग पर हालांकि अब काबू पा लिया है। घटना थाना सिविल लाइन के रामपुर नैनीताल मार्ग की है। और अब खबर जोधपुर से, जहां पर किन्नर गादीपति कांता बुआ की गाड़ी को 3 बदमाशों ने आग के हवाले किया। हालांकि बदमाशों की ये पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है और लाल घेरे में भी आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी की कीमत 22 लाख थी। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को संदेह के घेरे में मानते हुए हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मालूम हो कि जोधपुर शहर में किन्नरों के आपसी झगड़े किसी से छुपे हुए भी नहीं है। लंबे समय से किन्नर एक दूसरे पर वार करता है, तो वही एक बार फिर इस घटना ने तूल पकड़ लिया है। और ये लाल घेरे में आप देख सकते हैं किन्नर कांता बुआ की गाड़ी है, जहां पर बदमाशों ने कार को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया है। तो 2:30 बजे 3 लड़कों ने मेरी गाड़ी को बाल दिया। मेरे सामने जेट सामने पानी की फैक्ट्री वाले हैं, उन्होंने मेरे को रात को 2:30 बजे फ़ोन करा, कांता बुआ जल्दी बाहर आओ, आपकी गाड़ी पे आग लग गई है। तो मैं तुरंत ताला खोल के बाहर आके देखूं तो गाड़ी में आग लग रही थी। हमारे जेट सामने पानी की फैक्ट्री है, पानी का ट्रैक्टर आया, हाथों उन्होंने पानी को बुझाने की गाड़ी को बुझाने की कोशिश करी। जितने तुरंत मैंने 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया। पुलिस साहब वगैरह सब गाड़ी भरी, इसके 5-6 गाड़ियाँ पुलिस की आ गई थी। रात को पूरी छानबीन करी, कैमरे में 3 लड़के कैद भी हो गए थे। और फिर उसके बाद में सुबह में जब बनार थाने में गई, FIR मैंने लिखी है और वहाँ जाके लिखाने के बाद में मेरे को विश्वास है उसको अभी तीनों को गिरफ्तार करके लेकर आए हैं। लोकसभा चुनावों में मिली शानदार सफलता के बाद बीजेपी में उत्साह है, तो वहीं पीएम मोदी आज अहमदाबाद जाएंगे, जहां वो अपनी मां हीराबेन से मुलाकात करेंगे और उनसे आशीर्वाद भी लेंगे। साथ ही पीएम सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करके एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको बता दें कि अहमदाबाद जाने का कार्यक्रम है, जहां पर वो अपनी मां हीराबेन से मुलाकात करेंगे। उनसे मुलाकात करके आशीर्वाद अपनी मां का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लेने वाले हैं। शनिवार को दूसरी पारी की तैयारी में जुटे एनडीए की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी ने चुनकर आए सभी सांसदों को कई नसीहतें दी है और सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को अपनी दूसरी पारी का मंत्र बताया। धन्यवाद देकर मन से सभी सांसदों का धन्यवाद करना चाहता हूं। तस्वीरें भले ही 2 हैं, लेकिन संदेश एक है। संसद और संविधान, यही है सत्ता की असली पहचान। नरेंद्र मोदी के लिए पीएम बनने का ये दूसरा मौका है
और इस बार भी उन्होंने चौका मार दिया है। पहली बार सांसद बनकर पहुंचे नरेंद्र मोदी ने 2014 में संसद की चौखट पर सिर झुकाया था और इस बार उन्होंने संविधान के सामने सिर झुकाया है। और सुनिए नई सरकार के लिए क्या मंत्र दिया है। और सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। पीएम मोदी ने ये मंत्र सबसे आखिरी में दिया। इससे पहले दिए गए अपने 75 मिनट के अभिभाषण में मोदी ने चुनकर आए सांसदों को कई नसीहतें भी दी। सबसे पहले उन्होंने जिम्मेदारियों का एहसास कराया। जो प्रचंड जनादेश वो जिम्मेदारियों को भी बहुत बढ़ा देता है। जिम्मेदारी के बाद बारी आई सत्ता के चरित्र की। पीएम ने सत्ता को सेवा भाव का मार्ग करार दिया। जनता ने हमें स्वीकार किया है सेवा भाव के कारण। सेवा भाव हमारे लिए और देश के उज्जवल भविष्य के लिए, इससे बड़ा कोई मार्ग नहीं हो सकता है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि चुनाव जीतने के बाद सांसद सबके लिए होते हैं, उनके लिए भी जिन्होंने समर्थन दिया और उनके लिए भी जिन्होंने विरोध किया। जनप्रतिनिधि के लिए कोई भेद रेखा नहीं हो सकती है। जो हमारे साथ थे हम उनके लिए भी हैं, जो भविष्य में हमारे साथ चलने वाले हैं उनके लिए भी हैं। पीएम मोदी ने जो सबसे बड़ी सीख दी वो थी ग्लैमर से दूर रहने की। जी हाँ, मीडिया से दूर रहने की सलाह देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि छपास और दिखास से बचना चाहिए। इससे अगर बचकर चलते हैं तो बहुत कुछ बचा सकते हैं। दो चीजों से बचना चाहिए, एक छपास और दूसरी दिखास। छपने का जो मोह होता है वो, और टीवी पे दिखने का जो मोह होता है, इससे अगर बच के चलते हैं तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। पीएम मोदी ने सांसदों को वीआईपी कल्चर से दूर रहने की सलाह दी। साथ ही ऐसे लोगों से भी दूरी बनाने की नसीहत दी जो पहले सेवा भाव दिखाते हैं, बाद में मेवा खाते हैं। कृपा करके ये जो सेवा भावी लोग आते हैं ना, उनकी सेवा से मुक्त रहिए जी। और वीआईपी कल्चर से हम जितना बच सकते हैं हमने बचना चाहिए। पीएम मोदी ने गरीबी को दूर करने के नाम पर कुछ छल का भी जिक्र किया और पिछले 5 साल के कार्यकाल में उसमें छेद करने की बात कही कि हमने ये जो भ्रमजाल थी, ये जो घनघोर बादल थे, उसमें से हमने छेद करने में सफलता पाई है। गरीबों के साथ जो छल चल रहा था, उस छल में हमने छेद किया है और हम सीधे गरीब के पास पहुंचे। सवा घंटे के अपने अभिभाषण में पीएम मोदी ने जो सबसे बड़ी बात कही वो अल्पसंख्यकों को लेकर कही। वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। मोदी ने अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतने की जरूरत पर जोर दिया और उन्हें वोट बैंक के जाल में फंसाने और बेवजह डराने का आरोप लगाया। यकीनन इसके बिना सबका साथ और सबका विकास मुमकिन नहीं हो सकता, लेकिन अगर विकास की बात मान भी लें तो भी सबका विश्वास तो कतई नहीं जीता जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रचंड समर्थन के साथ ही 2014 का परिणाम दोहराने वाले राजस्थान को पीएम मोदी की तरफ से रिटर्न गिफ्ट में क्या मिलेगा, इसकी चर्चा जोरों पर है। पिछली सरकार के मंत्री दोहराए जाएंगे या फिर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, देखिए रिपोर्ट में। 2019 के महासमर में बीजेपी का आंकड़ा 300 से ऊपर ले जाने में मरुधरा की भी अहम भूमिका रही। सवाल है कि इस बार मोदी कैबिनेट में किस किस को मिलेगा मौका। बीजेपी को 2014 से भी ज्यादा समर्थन देने वाले राजस्थान से मोदी कैबिनेट में शामिल होने वाले नामों की चर्चा में सबसे पहला नाम आता है मरुधरा की सबसे गंभीर जंग जीतने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत का। जोधपुर सीट पर जीत का परचम लहराने वाले शेखावत ने यहां सीएम अशोक गहलोत के बेटे को मात दी। शेखावत मारवाड़ से सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। केंद्र सरकार में मंत्री रहने का अनुभव भी उनके पक्ष में रहेगा। कृषि मंत्रालय में शेखावत के किए कामों की चर्चा पूरे देश में हुई। गजेंद्र शेखावत आरएसएस के साथ ही मोदी और शाह की भी पसंद हैं।
अगली दमदार दावेदारी है जयपुर ग्रामीण से सांसद बने राज्यवर्धन सिंह राठौर की। मोदी सरकार में मंत्री रहने का अनुभव उनके पक्ष में जाता है। सेना और फिर खेल से जुड़ा होना भी उनकी दावेदारी को मजबूत करता है। युवा सांसद के तौर पर भी उन्हें मोदी शाह की पसंद माना जा रहा है। राजस्थान से तीसरी मजबूत दावेदारी है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की। बीकानेर सीट से जीते मेघवाल राजस्थान से बीजेपी का बड़ा दलित चेहरा बनकर उभरे हैं। केंद्र में मंत्री रहने के साथ ही पूर्व प्रशासनिक अनुभव भी उनके पक्ष में प्लस पॉइंट है। मोदी सरकार में मंत्री रहे पीपी चौधरी भी केंद्रीय कैबिनेट में मौका पा सकते हैं। पाली सीट से जीते चौधरी कानून के जानकार हैं। उन्हें अरुण जेटली के सहयोगी के तौर पर भी जाना जाता है। पीपी चौधरी की छवि जातिवादी नेता के तौर पर ना होना भी उनके पक्ष में जाता है। ये वो चार चेहरे हैं जो एनडीए सरकार में राजस्थान कोटे से मंत्री रहे हैं। अभी चारों ही राज्य मंत्री हैं, लेकिन इस बार कम से कम एक का दर्जा कैबिनेट मंत्री का हो सकता है। ये अधिकार प्रधानमंत्री जी का है। अब प्रधानमंत्री जी किसको लेंगे, क्या लेंगे, अपना आप लेंगे, बहुत अच्छा मंत्रिमंडल बनेगा। सबका साथ सबका विकास, इसी तरह सबको साथ देंगे। इन चार सांसदों के अलावा ऐसे भी कई सांसद हैं जो मोदी कैबिनेट में एंट्री की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इनमें शामिल हैं भीलवाड़ा से सांसद बने सुभाष बहेड़िया। 3 बार के सांसद हैं सुभाष बहेड़िया। इस चुनाव में बहेड़िया ने चौथी सबसे ज्यादा अंतर से जीत हासिल की। चूरू सीट से सांसद राहुल कसवा भी मोदी कैबिनेट के लिए दावेदारी पेश कर सकते हैं। 2 बार के सांसद हैं राहुल कसवा। शेखावाटी इलाके में कसवा परिवार का सियासी दबदबा है। देश की शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर कोटा के सांसद ओम बिड़ला भी मोदी कैबिनेट के संभावित चेहरे हो सकते हैं। सॉफ्ट छवि और वैश्य नेता के तौर पर उनका पक्ष मजबूत बनता है। पिछली बार भी मोदी कैबिनेट के लिए उनका नाम चला था, तो बाड़मेर से सांसद बने कैलाश चौधरी के नाम की भी चर्चा है। मानवेंद्र सिंह जैसे दिग्गज को मात देना उनके पक्ष में जाता है। पूर्व विधायक कैलाश चौधरी आरएसएस की भी पसंद हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसकौर मीना भी संभावित चेहरों में शामिल हैं। मरुधरा से महिला उम्मीदवार के तौर पर उनको तरजीह मिल सकती है। मीणा समाज के प्रतिनिधि के तौर पर भी उनका दावा मजबूत बनता है। तो पहली बार सांसद बनी दिया कुमारी भी मोदी कैबिनेट की संभावित दावेदार हो सकती हैं। दिया कुमारी को केंद्रीय नेतृत्व की पसंद बताया जाता है। जयपुर राजघराने के सदस्य के तौर पर भी उनका पक्ष मजबूत बनता है। वहीं कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनके दिल में भी मोदी कैबिनेट में शामिल होने के सपने हैं। ये पार्टी का विषय है और पार्टी को जैसा उचित समझेगा। हम तो सेवा पे तत्पर हैं और जिस भी स्थान पर, जिस भी कर्म पर हमें पार्टी सेवा के लिए उपयुक्त समझेगी और सेवा के लिए उपयुक्त समझा है, जनता ने समझा, पार्टी ने समझा, पहले फिर जनता ने समझा है। मेरा उद्देश्य है समाज में काम करना। वो जहाँ ड्यूटी लगाएंगे वहाँ काम करेंगे। वो सांसद के रूप में काम लेंगे या और कहीं काम लेंगे, ये प्रधानमंत्री की ड्यूटी है। मैं समझता हूँ मैं जहाँ हूँ, जितना हूँ उतना संतुष्ट हूँ। मुझे जितना दिया आप सबके आशीर्वाद सहयोग से बहुत कुछ दिया, मैं संतुष्ट हूँ। तो आप नहीं बनना चाहते अगर पीएम नहीं जिम्मेदारी देंगे तो? नहीं, कुछ देगा तो मना कौन करेगा। लेकिन ये बात भी साफ है कि ये चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा गया, लिहाजा वरिष्ठता, अनुभव और जाति जैसे फैक्टर मोदी कैबिनेट में शामिल होने के लिए नाकाफी होंगे। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और इस वक्त की बड़ी खबर अजमेर से मिल रही है, जहां पर 36 घंटे बाद जिंदगी हार गई है। खदान में दबे मजदूर जीत राम का शव मिला है। 3 दिन से खदान में ये मजदूर फंसा हुआ था और आखिरकार जब आज उम्मीद की जा रही थी, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद आज जीतराम का शव मिला है। घटना स्थल पर ही पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा और पुलिस और प्रशासन दोनों ही मौके पर मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो है अजमेर से मिल रही है, जहां पर 36 घंटे बाद, जो 36 घंटे से एक लंबा रेस्क्यू किया जा रहा था, आखिरकार उसके बाद सूचना मिलती है कि जीतराम अब इस दुनिया में नहीं रहा। और संवाददाता अभिजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिजीत, आखिरकार 36 घंटे के बाद जीतराम नहीं बल्कि उसका शव मिल जाता है,
अभिजीत। देखिए नुपुर, ये बेहद बुरी खबर निकल के आई है अजमेर के अराई से जमोदोती से, जहाँ 2 दिन पहले खदान पर काम करते हुए 2 मजदूरों की खदान ढहने से उसमें वहां दब गए थे। इस मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से लगातार 2 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसमें किशनगढ़ के एमएलए मौजूद थे। एक मजदूर को घटना के वाले दिन ही सकुशल बाहर निकाल दिया गया था और अजमेर में उसका जारी है, जो फिलहाल बाहर है जी। जो ऑक्सीजन मशीन और इस खदान देने से करीब 80 फीट नीचे ढह गया था, उसको निकालने की मशक्कत पिछले 2 दिन से चल रही थी। लेकिन आज सुबह 40 टन बड़ा पत्थर था, जिसे पिछले 12 घंटे से पोकलेट मशीन से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उसमें कामयाबी न मिलने पर आखिरकार उसे ब्लास्ट कर तोड़ा गया। और जब ब्लास्ट करके तोड़ा गया तो उसके नीचे पोकलेट मशीन जिस पर वो मजदूर काम कर रहा था और साथ ही वो मजदूर जीतराम गुर्जर का शव जो है वहां से निकाला गया है। मौके पर ही फिलहाल ये मिल रही है कि पुलिस प्रशासन के साथ मैजिस्ट्रेट पोस्टमार्टम किया जाएगा। परिजनों में बेहद निराशा और माहौल है, लेकिन मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतक परिवार आश्रितों को सहायता देने की बात यहाँ पर है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत। वक्त की बड़ी खबर उदयपुर से, जहां पर एक बेकाबू होकर मिनी बस पलटी है। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। उदयपुर से भिंडर ये बस जा रही थी, उसी दौरान ये हादसा हुआ। खैरोदा गांव के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की उदयपुर से, जहां पर एक बेकाबू होकर मिनी बस पलटी है और इस हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। उदयपुर से भिंडर ये बस जा रही थी, उसी दौरान ये भयावह हादसा हुआ। और अब डूंगरपुर से खबर, जहां पर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या की है और सीदड़ी खेरवाड़ा गांव की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बड़ी खबर इस वक्त की डूंगरपुर से, जहां पर बताया जा रहा है कि एक युवक ने फांसी लगाकर वहां पर आत्महत्या कर ली है। पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या की है और सीदड़ी खेरवाड़ा गांव की एक घटना है। थानागाजी गैंगरेप मामले में डीआईजी संभागीय आयुक्त की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। इस मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। सीआई सरदार सिंह, उपाधीक्षक जगमोहन शर्मा ने लापरवाही की। दोनों पुलिसकर्मियों पर अब मामला दर्ज किया जाएगा। विभागीय कार्रवाई से लेकर बर्खास्तगी संभव है और एसीएस गृह के पास दोनों की जांच रिपोर्ट है। इस वक्त की अहम खबर, थानागाजी गैंगरेप के मामले में डीआईजी संभागीय आयुक्त की रिपोर्ट में एक अहम खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। सीआई सरदार सिंह, उपाधीक्षक जगमोहन शर्मा ने लापरवाही की है। इस रिपोर्ट के बाद में यह खुलासा होता है और दोनों ही पुलिसकर्मियों पर अब मामला दर्ज कर लिया जाएगा। विभागीय कार्रवाई से लेकर के बर्खास्तगी भी संभव यहां पर हो सकती है दोनों ही पुलिसकर्मियों पर। एसीएस गृह के पास में दोनों की जांच रिपोर्ट है। तो थानागाजी गैंगरेप के मामले में एक अहम खुलासा हुआ है, जिसमें जिन पर जिम्मेदारी होती है जनता की सुरक्षा की, उनकी ही लापरवाही सामने आती है। और अब बात श्री गंगानगर की कर लेते हैं, जहां पर पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। युवक की लाठी डंडों से पिटाई की जा रही है। कुछ नकाबपोश युवक लाठियों से पिटाई कर रहे हैं। सूरतगढ़ थाना पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी और ये वीडियो भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ युवकों के हाथ में लाठी डंडे हैं और एक युवक की सरेआम पिटाई करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से बेरहमी से यहाँ पर कुछ युवक पिटाई करते हैं। नकाबपोश बदमाश यहाँ पर आते हैं और
एक युवक की जमकर धुनाई कर देते हैं और ये पूरा वीडियो भी वायरल हो रहा है। लाठी डंडों से ये पिटाई की जाती है। यहाँ पर युवक, आप इस वीडियो को देखेंगे कि किस तरह से अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ नकाबपोश बदमाश जो है वो लगातार उसकी पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं बेरहमी से।